जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग एक नए विषय को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हम लोग राजनीति शास्त्र को पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर जो है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा हो तो मैं तो डिटेल में पढ़ाऊँगा ही। आज हम लोग भारत के संवैधानिक इतिहास से शुरू करने जा रहे हैं इस क्लास को। हम लोग देखेंगे कि भारत का संविधान किन किन कानूनों से प्रभावित रहा है। जब संविधान बनाया गया तो संविधान निर्माताओं ने इन कानूनों को पढ़ा लिखा होगा, उसके बाद जो चीज़ें अच्छी लगी उन चीज़ों को इस भारतीय संविधान में लिया गया। जो चीज़ें खराब थी उन्हें नहीं लिया गया। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, कुछ कानून ऐसे भी थे कि जो भारत का खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देने वाले कानून थे। उन कानूनों से संविधान के निर्माताओं ने सीख ली और उनको खारिज कर दिया। ठीक, तो हम लोग संवैधानिक इतिहास को देखेंगे। इस गद्दे को मैं रख दूं, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आप जानते होंगे साथियों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी के आसपास भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है, जिसे अधिकार पत्र प्राप्त था। अधिकार पत्र का प्राप्त होने का मतलब है कि एक कागज का टुकड़ा प्राप्त था कि भाई आप लोग जाइए, आपको अधिकार दिया जाता है कि आप लोग भारत से व्यापार कीजिए और व्यापार करिएगा तो जो लूटिए खाइएगा वो थोड़ा बहुत मुझे भी दीजिएगा। कंपनी आ गई, व्यापार करने लगी। 1600 ईस्वी से लेकर 1765 तक तो इसने व्यापार किया, लेकिन 1764 में एक कहानी हो जाती है और बक्सर के युद्ध में ये लोग कंपनी ने, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हरा दिया। और जब हरा दिया तो बंगाल का, उड़ीसा का और बिहार का दीवानी और राजस्व का अधिकारी जो था वह कंपनी के कब्जे में आ गया। मतलब खेत बाड़ी का जो अधिकार है और पैसा कौड़ी का जो मैटर है वह इनके कब्जे में आ गया, कंपनी के कब्जे में आ गया। अब ये लोग पैसे वाले होने लगे धीरे धीरे साथियों। 1858 का समय है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। ब्रिटिश सम्राट देखते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती है कि कंपनी अब शासन चलाने में असमर्थ है, इस कंपनी के विरुद्ध आंदोलन हो जा रहा है। तो भारत की सत्ता को ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है 1858 में। और 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन ही भारत का शासनभार देखती है। तो 1765 से लेकर जब बक्सर का युद्ध हुआ, जब इन लोगों ने दीवानी और राजस्व मामला अपने हाथों में लिया, तब से लेकर 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन में, वह वहां से कानून बना कर भेजती थी कंपनी के पास और कहती थी भैया इन कानूनों को पढ़ो और इन्हीं कानूनों के आधार पर भारत को चलाना है। जिस क्षेत्र पर आपका अधिकार है वहां यही कानूनों को पढ़ के आप लोग चलाइए, आसानी होगी आप लोगों को। तो उन लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिन कानूनों को बना कर भेजा भारत में, उन्हीं कानूनों को हम लोग भारतीय संविधान के संवैधानिक इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं कानूनों का बड़ा महत्व रहा है संविधान बनाने में। इनसे बहुत सारी चीजें ली गई हैं। इन्हीं कानूनों में से कुछ चीजें अच्छी थी जिनको संविधान में लिया गया, कुछ चीजें बुरी थी जिनको संविधान में नहीं लिया गया, और कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ कानून ऐसे थे जो भारत का सत्यानाश करने वाले थे, जिनको खारिज कर दिया संविधान निर्माताओं ने। ठीक, इसी क्रम में साथियों पहला जो कानून आता है उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम है इसका? पहले कानून का जो नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। यह 1773 में आया। 1773 में यह रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्यों आया? अब कंपनी को रेगुलेट कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब अब
हमारी बातों को आप मानिए। कंपनी कर रही है कि हमारी बातों को आपको मानना होगा, क्योंकि कंपनी यहाँ तक जाते जाते थोड़ा भिखारी हो चुकी है, कंगाल हो चुकी है। कंपनी में करप्शन आ गया है, कंपनी के कर्मचारी लूटो खाओ मचा दिए हैं। जितना भी भारत से व्यापार से पार हो रहा है सब लूट कर अपने घर पहुंचा रहे हैं। और उसी 1769 में अकाल भी आ गया था भारत में, कलकत्ता में, तो उससे भी कंपनी की हालत पस्ता हो गई है। 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मंसूर युद्ध भी लड़ा गया है हैदर अली से, उसने भी कंपनी को काफी क्षति पहुंचाई है। तो कंपनी की हालत पस्ता है इस समय। तो कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर्जा ले रही है, मांग रही है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कर्जे को तो दिया, लेकिन साथ साथ शर्त रखा कि भाई अब मैं जैसा कहूंगा वैसा आपको चलाना होगा भारत में कंपनी को, भारत में शासन को। तो उसी क्रम में यह रेगुलेटिंग एक्ट आया। यह जब आया साथियों, तो इसमें लिखा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर है वह बंगाल का गवर्नर न रह के बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पहला पॉइंट है, बंगाल का जो गवर्नर था, सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, अब उसके आगे बंगाल का गवर्नर जनरल शब्द जुड़ गया, जनरल शब्द जुड़ गया। बंगाल का गवर्नर था, पहले इतना ही शब्द था, अब जनरल शब्द जुड़ गया। इस कानून के आने के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। और इसकी सहायता के लिए साथियों 4 सदस्यों की एक परिषद बना दी गई। इन पांचों को मिलाकर गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहा गया। मतलब अब ये पांचों लोग मिलकर सारे कार्यों को अंजाम देंगे, सारे निर्णय लेंगे। इसी कानून में साथियों मद्रास और मुंबई को मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी, इन प्रेसिडेंसियों के अधिकारों को कम करके बंगाल के गवर्नर जनरल को अधिकारों को बढ़ा दिया गया। मतलब अब ये जो निर्णय लेंगे इनका वैल्यू थोड़ा कम होगा, बल्कि बंगाल का गवर्नर जो निर्णय लेगा इनके ऊपर भी कुछ निर्णय लेगा वही मान्य होगा। इसी कानून से साथियों कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई कहां? कलकत्ता में 1774 में। एक और काम हुआ इसी कानून से साथियों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल। जैसे आज आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते होंगे तो उसमें निदेशक मंडल होता है, चलाने वाला, कंपनी का निर्णय लेने वाला। अब इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे लोग साझीदार हो चुके थे, शेयर खरीद लिए थे। जब शेयर खरीद लिए तो वो लोग भी इसके साझीदार हो गए थे और निर्णय लेने में ये लोग मांग किए ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया। 24 लोगों का यह एक समूह था। यह निर्णय लेते, बड़े बड़े कामों को या कई बड़े बड़े निर्णय लेती थी कि भाई आपको करना क्या है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो था 5 सदस्यों की टीम, उसमें से बहुमत के आधार पर निर्णय को लागू कर दिया जाता था। मतलब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है यह निर्णय लेती थी, लागू करता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल 2/3 बहुमत से, जो तीन लोग जिधर हो जाते थे लागू हो जाता था। इसी कानून में साथियों तो चौथा क्या था? चौथा मैंने क्या बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होगी। चौथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी गई। 24 सदस्यों की टीम थी। पांचवा था कंपनी के रिश्वत, निजी व्यापार और उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या क्या किया गया? क्योंकि ये लोग निजी व्यापार कर रहे थे इस समय भारत में। कुछ
कुछ चीज़ें कंपनी की तरफ से खरीद रहे थे, तो जब कंपनी की तरफ से खरीदते थे तो 10 किलो अपने लिए भी खरीद लेते थे और वहाँ इनके अपने घर भेज देते थे। घर वाले अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे बेच बाच के। तो अब निजी व्यापार को रोक दिया गया। रिश्वत लेने पर, रिश्वत धुआंधार लोग ले रहे थे तो रिश्वत पर प्रतिबंध लगाया गया, हालांकि रुका नहीं होगा कभी, और उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। ठीक। दूसरा कानून आया साथियों, जिसका नाम है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, किधर गया। दूसरा कानून है जो साथियों, वह है, दूसरा कानून है 1781 का संशोधन अधिनियम। क्या नाम है इसका? 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम। ये कोई नया एक्ट नहीं है, वही रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करेगा। क्या करेगा संशोधन? तो ये कह रहा है साथियों, यह कानून, इस कानून में बताया गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है 5 सदस्यों की टीम, उसे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। पहला काम क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बाहर कर दिया। जो 5 लोगों की टीम थी, 4 लोगों को, जो 4 लोग इसमें से ब्रिटिश पार्लियामेंट नियुक्त करती थी और एक गवर्नर जनरल स्वयं था। अब ये जो 5 लोगों की टीम है, इन्हें कह दिया गया कि भैया आप लोग कुछ भी करिए, कोर्ट में मैटर नहीं जाएगा, कोर्ट में मैटर जाएगा ही नहीं, आप ऐसा कीजिए, कुछ भी करिए। दूसरा काम इसने किया इस कानून में कि राजस्व वसूली का मामला जो था, इसे भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। मतलब अब कितना भी कर टैक्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यह मैटर अब कोर्ट में नहीं जाने वाला था। तीसरी जो बात है इस कानून में बताई गई, वह था कलकत्ता के नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर रख दिया गया। मतलब अपने लोगों को ये लोग सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर रहे हैं और भारतीय लोगों को सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंदर ला रहे हैं। अब नागरिक कुछ भी करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। हिंदुओं को हिंदू कानून से निपटाया जाएगा, मुसलमानों को मुस्लिम कानून के अनुसार निपटाया जाएगा। मतलब बड़े ये लोग दिमाग लगा के काम कर रहे हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय की स्थापना कर चुके हैं, वहीं सर्वोच्च न्यायालय बन चुकी है। एलिजाबेथ पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। जो सबसे हरामी अंग्रेज होता था, वही मुख्य न्यायाधीश होता था, ताकि भाई अपने लोगों को तो कुछ करना नहीं है। ये लोग बड़े चतुर थे साथियों, इतने चतुर थे ये लोग, इन लोगों को पता लग गया था कि अगर डायरेक्ट गवर्नर जनरल या सेना भारतीयों को दंड वंड देगी तो समस्या होगी, आंदोलन हो सकता है। तो कोर्ट बनाइए और कोर्ट में अपना एक चमचा बैठा दीजिए, वही चमचा इन लोगों को, जब कोर्ट में जाएंगे तो वही चमचा इन लोगों को जेल में डलवाएगा और जेल में अच्छे से खुनाई होगी, इनकी बढ़िया से खून आ जाएगा इनको। बड़े दिमाग से ये लोग काम कर रहे थे। ठीक। तो तीसरा, कलकत्ता के नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंदर कर दिया गया। चौथी जो बात हुई, जो प्रांतीय न्यायालय थे, इनकी अपील अब सर्वोच्च न्यायालय में न जाकर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां जाएगी। मतलब जैसे आजकल देखते नहीं है कि कोई मैटर जिला न्यायालय में नहीं हुआ तो उच्च न्यायालय में जाएगा, उच्च न्यायालय में नहीं निपट पाया तो वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।
लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रांतीय न्यायालयों में अगर नहीं निपट पा रहा है अपील तो आगे बढ़ेगा तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएगा, वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास आएगा, वहां निपटाएगा भैया क्या है क्या नहीं है। ठीक, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इनके चमचे ही बैठे हुए थे, लेकिन इन लोगों ने सरल तरीका अपनाया कि सीधा मेरे पास आओ, क्यों जाओगे वहां दौड़ोगे भाई, आओ यहाँ खुनाओ जाओ, वहां क्यों जाओगे, वहां खूनने में थोड़ा न्यायालयीय प्रक्रिया चलेगी, यहाँ सीधा सीधा तुम्हें खूना जाएगा, तो पहले यहां ही आ जाओ। ठीक, तो यहां ये लोग बुला लिए और इस कानून में यह भी कह दिया गया, इस कानून में यह भी कह दिया गया कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं इनके कानूनों को गवर्नर जनरल इन काउंसिल बना सकती है, इनके कानूनों को बनाने के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल को अधिकृत कर दिया गया। मतलब पूरी तरह से अब प्रांतीय न्यायालयों पे लोग हावी हो गए, प्रांतीय न्यायालयों पे लोग हावी हो गए पूरी तरह से। ठीक, अब तीसरा जो कानून है साथियों, इसको मैं मिटा दूं, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्या है भाई? तो पिट्स इंडिया एक्ट साथियों, उस समय विलियम पिट्स 1784 के दौरान विलियम पिट्स नाम के एक व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ही इस विधेयक को, इस नियम को पारित किया। तो जब पारित किया उन्होंने, तो उन्हीं के नाम पे है पिट्स इंडिया एक्ट नाम पड़ गया इसका। क्या पड़ गया? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये कैसा एक्ट था? तो इस कानून में साथियों कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पहला क्या हुआ? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। और व्यापारिक जो कार्य हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया कि भाई आप देखिए निदेशक मंडल व्यापारिक कार्य को, क्योंकि भाई निवेशक हैं और उन लोगों को व्यापार से मतलब है। और जो राजनीतिक मामला है उसके लिए साथियों इन लोगों ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक नई संस्था को बनाया, नियंत्रण बोर्ड को बनाया, और वो है अब देखेगी इसको, राजनीतिक मामलों को। अब यहां पे साथियों ब्रिटिश सत्ता, यहां पे आके ब्रिटिश प्रभुता स्थापित हो गई, ब्रिटिश प्रभुता स्थापित हो गई। अब जहां तक कंपनी शासन करती थी उस पूरे क्षेत्र पर, चाहे सेना से संबंधित मामला हो, चाहे राजस्व से संबंधित मामला हो, चाहे नागरिकों से संबंधित मामला हो, सारे मामलों को नियंत्रण बोर्ड देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। ठीक, यह पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया। इसके बाद एक कानून आता है साथियों 1786 का अधिनियम। क्या नाम है इसका? 1786 का अधिनियम। ये क्या कहता है? इसमें सिर्फ दो बातें। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वह गवर्नर जनरल बनने जा रहा है और वह मांग रखता है कि ऐसा है, मैं गवर्नर जनरल तभी बनूंगा जब मेरी दो शर्तें आप लोग मानेंगे। कौन कौन दो शर्तें? तो इसने कहा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है उसकी बातों को मैं मानूं या ना मानूं या मेरे ऊपर हो, यह मेरे ऊपर हो। मतलब मुझे अधिकार ज्यादा दिया जाए, एक तरह से वीटो टाइप का अधिकार मुझे दिया जाए, और मुझे कमांडर इन चीफ का भी पद चाहिए, सेनापति का पद भी चाहिए। तो इन्हीं दोनों कानूनों को इसमें 1786 के अधिनियम में डालकर बनाकर भेज दिया गया भारत को।
ये कुल 4 कानून बड़े महत्वपूर्ण कानून हैं साथियों। अब हम लोग साथियों देखते हैं चार्टर एक्टों को। तो हम लोगों ने 4 कानूनों को पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1786 के अधिनियम तक को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट की श्रृंखला को। ये चार चार्टर एक्ट आएंगे और चारों का संवैधानिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। तो 4 ग्रुप में आपको बांट लेना है। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट सिंह दिया एक्ट और 1786 का अधिनियम। इन 4 को एक कैटेगरी में रख लीजिए। अब जो 4 आएंगे इनको एक कैटेगरी में रख लीजिए। इनका नाम क्या है? इनका नाम है चार्टर एक्ट। इनका क्या नाम है? चार्टर एक्ट। कौन कौन? पहला चार्टर एक्ट क्या है? क्या नाम है पहले चार्टर एक्ट का? तो यह है 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ये क्या है? 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत क्या हुआ? अब ये 20-20 वर्ष पे आएंगे। 1793 में आया, फिर 1813 में आएगा, फिर 1833 में आएगा, फिर 1853 में आएगा। ये 4 चार्टर एक्ट आएंगे। ये पहला जो चार्टर एक्ट है ना, जो 1796 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांग किया था कि मुझे भाई सेनापति का पद चाहिए और मैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल की बातों को मानूं या ना मानूं या उसमें परिवर्तन कर सकूं, ये कॉर्नवालिस ने मांगा था ना 1786 के अधिनियम के द्वारा। उसी कानून का जो ये 2 नियम थे 1786 कानून के, जो कि कॉर्नवालिस ने मांगा था, उसी कानून को अब विस्तारित कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। अभी तक कॉर्नवालिस ने मांगा था कि मैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल की सदस्यों की बातों को मानूं या ना मानूं, अब यह सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। अब चाहे जो गवर्नर जनरल होगा वह अपने काउंसिल के सदस्यों की बातों को माने या परिवर्तन करे या ना माने, गवर्नर जनरल के ऊपर हो गया। ठीक, ये सबके लिए बढ़ा दिया गया, हर गवर्नरों के लिए। पहला काम क्या कर दिया गया? इसमें क्या कर दिया गया कि जो कॉर्नवालिस की शक्तियां थी, कॉर्नवालिस की शक्तियों का विस्तार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कॉर्नवालिस की शक्तियों का विस्तार कर दिया गया, जो कॉर्नवालिस ने 1796 के एक्ट में मांगा था। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात इस कानून में हुई कि बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी, बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी, उन पर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति स्थापित कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को का। मतलब अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वह बंबई और मद्रास पर और हावी हो गया और मजबूत हो गया कि मतलब अब जो कहेगा बंगाल का गवर्नर जनरल वही मानना होगा और अच्छे से मानना होगा, नहीं पिटैया भी करेगा, क्योंकि इसको और शक्ति दे दी गई और मजबूत बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक, तीसरी बात हुई इस कानून में कि कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि अब क्योंकि कंपनी अच्छा खासा मुनाफा दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लूट के जा रही थी लेकर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कानून में बता दिया कि भाई कंपनी अभी तुम ही लूटते रहो। अभी ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां हैं लूटने के लिए, लेकिन अभी तुम ही पर्याप्त लूट रहे हो, तो तुम ही लूटो। अभी और सारी कंपनियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट रोका था
मतलब ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थी ना, वो सारी कंपनियां भी कह रही थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमको भी भारत जाने दीजिए, हमको भी भारत जाने दीजिए, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा लूटने वाले हैं। भाई प्रदर्शन अपना दिखा रही थी, लेकिन इस कानून ने उनके ऊपर, ब्रिटेन की अन्य कंपनियों के ऊपर एक कहिए लगाम लगा दिया कि अभी नहीं, अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही लूटेगी। ठीक, 20 वर्षों तक। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो चौथी बात है इस कानून में, ये तीसरा था, चौथा जात था सेनापति। जो सेनापति था, जो कमांडर इन चीफ था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि मुझे कमांडर इन चीफ का पद भी चाहिए। भाई गवर्नर जनरल ने ही कमांडर इन चीफ का भी पद मांग लिया था। अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई। अब इस कानून में कह दिया गया कि काउंसिल का जो सेनापति है वह काउंसिल का सदस्य रहे या न रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल तो काउंसिल का सदस्य होता था ना, तो सेनापति भी होता था, वो काउंसिल का सदस्य भी होता था। कॉर्नवालिस जो मांग लिया था, तो अब इस नियम बता दिया गया कि नहीं भैया, काउंसिल का सदस्य सेनापति रहे या न रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस कानून में ये कर दिया गया। इसी कानून में एक और घटना हुई। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे, उनका तनख्वाह भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। मतलब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे, ये क्योंकि ब्रिटेन में नियुक्त हुए थे, 6 लोगों की ये परिषद थी, और इनमें ब्रिटेन का वित्त मंत्री भी होता था। तो वो लोग वहीं से पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, 24 सदस्यों वाली टीम, उसको देखते रहते थे कि कुछ गड़बड़ न करने पाए लोग, लूट के अपने घर न ले जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी मिलना चाहिए हिस्सा, पूरा ये लोग लूट के अपने घर लेकर क्यों जाएंगे। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। तो भाई जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा है ब्रिटेन से, तो इनका तनख्वाह जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, क्योंकि कंपनी देने लगेगी तब तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारी हैं वो, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो कर्मचारी हैं वो दोनों लोग मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी ही दे रही, मिला लेगी। तो ये लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारी हैं थोड़ी ना निष्पक्षता से बताएंगे जाके ब्रिटेन में सारी चीजों को कि कंपनी क्या कर रही है। इसलिए इनका तनख्वाह ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब इनका भी तनख्वाह भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, भारतीय कोष से दिया जाने लगा। ठीक, ये चार्टर एक्ट था 1793 का। अब आता है 20 वर्ष बीतता है और कहानी आती है 1813 का चार्टर एक्ट की। 1813, 1793 से 1813 आ गया, मतलब 20 वर्ष समाप्त हो गया। 20 वर्ष पे आता था, अब 20 वर्ष समाप्त हो गया। अब जो ये व्यापार का एकाधिकार है कंपनी का, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय और चीनी के साथ एकाधिकार को कंपनी का एकाधिकार बना रहा। चाय और चीन के साथ, चीनी के नहीं, चीन के साथ। चाय और चीन मतलब चाय और चीन के साथ चाय में अधिक मुनाफा था, तो कंपनी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाय के व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का ही रहने दिया कि भाई चाय के साथ जो व्यापार करेगा वह सिर्फ कंपनी करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन और चीन के साथ भी, चीन जो देश है, चीन के साथ भी व्यापार कंपनी ही करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब ब्रिटेन की और सारी कंपनियां और सारे लोग अब भारत से व्यापार
करने लगेंगे। अब इसका मतलब सिर्फ यह हुआ कि ब्रिटेन के कंपनियां और ब्रिटेन को लोग व्यापार करेंगे। फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली ये लोग नहीं, ये लोगों को तो ये लोग निपटाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। उनके लिए एकाधिकार नहीं समाप्त किया जा रहा है, ये एकाधिकार समाप्त किया जा रहा है ब्रिटेन की अन्य कंपनियों के लिए और अन्य लोगों के लिए, फ्रांसीसियों, ईस्ट इंडिया और पुर्तगालियों के लिए नहीं। ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। लेकिन चाहे वो चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंपनी का बना रहा। इसी कानून में ईसाई मशीनरियों का जो प्रवेश था भारत, वह होने लगा। अब ईसाई लोग आएंगे, भारत को शिक्षा दीक्षा देंगे, क्योंकि मूर्खों का देश है ये ना, मूर्ख तो थे ही कुछ लोग। क्योंकि भाई हजारों की संख्या में अंग्रेज, करोड़ों की संख्या में, 50 करोड़ की जनसंख्या को गुलाम बनाए हुए हैं, तो मूर्ख तो ये लोग जान ही गए थे कि भारत के लोग मूर्ख हैं। तभी तो इतने कम संख्या में हम लोगों ने गुलाम बनाया हुआ है इतने अधिक जनसंख्या को। तो मूर्खता का तो परिचय तो दे ही दिया था भारतीयों ने। कुछ ऐसे लोग थे जो वीर थे, जो अंग्रेजों का सुपड़ा साफ करने की क्षमता रखते थे। वो लोग चुगलखोरों से परेशान थे, जैसे तात्या टोपे। नाक में दम कर दिया था अंग्रेजों के, तात्या टोपे ने अकेले ही सैकड़ों अंग्रेजों को अकेले ही निपटा दिया था। और वैसे बहुत सारे भारत में वीर थे, लेकिन समस्या थी चुगलखोरों से। चुगलखोर जाके कुछ रुपयों के लिए अंग्रेजों से बता देते थे कि तात्या टोपे वहां बैठा है, तात्या टोपे वहां जाने वाला है, ये योजना बनाने वाला है, वो योजना बनाने वाला है। अंग्रेजों को पता लग जाता था। तो हमारा देश चुगलखोरों से परेशान रहा है। ये चुगलखोर, मैं ये नहीं समझता कि चुगलखोरी करने में आप चंद रुपयों के लिए तो चुगलखोरी कर ले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप गुलामी सह ले जाएं चुगलखोरी करके, लेकिन आपका ही बेटा पैदा हो, वो आपका बेटा वीर निकले और वह अंग्रेजों की गुलामी न सहे और वह विरोध करे और उसको गोली से मार देंगे अंग्रेज, गोली से भूंज देंगे, फांसी दे देंगे, तब क्या करेंगे आप? तो चुगलखोरी साथियों देश के साथ गद्दारी करने में कभी नहीं करनी चाहिए। चुगलखोरी बहुत ही तुच्छ प्रकार का सोच है। ठीक, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो ईसाई मशीनरियां आ गई भाई और भारत में भारतीयों को शिक्षित करने लगी। इसी समय ये दूसरा था, ये तीसरा है। इसी समय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया। क्या किया गया? शिक्षा के प्रसार के लिए, शिक्षित करने के लिए भारतीयों को 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन ये कभी खर्च नहीं किया गया, सिर्फ प्रावधान किया गया था। ठीक, इसी समय 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसी समय साथियों एक और कहानी की गई। अब अंग्रेजों ने एक नियम लगा दिया स्थानीय सरकारों के ऊपर कि स्थानीय सरकारें लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं, कर लगाएं, और कर नहीं देने पे उनके लिए दंड का प्रावधान कर दिया गया। स्थानीय सरकारों के ऊपर स्थानीय सरकारें लोगों के ऊपर कर लगाए, कर नहीं देने पे दंड का प्रावधान कर दिया गया। दंड का प्रावधान कर दिया गया। ये किसमें कहा गया? 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक, इसके बाद तीसरा चार्टर एक्ट आता है जिसका नाम है 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ना कह के इसको, ये तीसरा है, क्या नाम है इसका? 1833 का चार्टर अधिनियम।
अधिनियम। इसका अधिनियम क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि अब यहां से साथियों जितने भी कानून पिछले 1833 के पहले बने थे उनको नियामक कानून कहा जाएगा, और यहां से जो कानून नए बनेंगे उनको अधिनियम कहा जाएगा। है ये चार्टर एक्ट के ही श्रृंखला में 1853 तक चलेगा, लेकिन इसका नाम अधिनियम रख दिया गया क्योंकि इसके पहले के सबको नियामक कानून कह दिया गया। ठीक, इस कानून में विधिवत प्रावधान कर दिया गया कि इसके पहले क्या हो गया, इसके पहले नियामक कानून कह दिया गया, और अब जो बनेंगे उसको अधिनियम कहा जाएगा। ठीक, अधिनियम कहा जाएगा। ठीक, इसी कानून के द्वारा पहली जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब अभी तक क्या था, सबसे पहले जब बक्सर का युद्ध जीता अंग्रेजों ने तो बंगाल का क्या बना, गवर्नर बना। कौन बना? क्लाइव बना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या बना, बंगाल का जो गवर्नर था उसके आगे जनरल शब्द जुड़ गया। 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, जो वारेन हेस्टिंग्स हुआ पहला। अब क्या हो रहा है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वह बंगाल का ही नहीं, क्योंकि अब तक ये लोग भारत के लगभग पूरे क्षेत्र को ये लोग कब्जिया लिए थे। पूरे क्षेत्र पर ये लोग लगभग कब्जा कर चुके थे, और जब पूरे क्षेत्र को कब्जा कर लिए थे तब इन्होंने इस कानून में लिख दिया कि अब जो बंगाल का गवर्नर है जनरल है वह बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। मतलब अब पूरा केंद्रीकरण हो गया। पूरा भारत अब एक जगह से शासन चलाया जाने लगा। मतलब कहिए पूरी शक्ति एक जगह अब निहित हो गई, वह था भारत के गवर्नर जनरल में। ठीक, अब मतलब यह धीरे धीरे स्पष्ट हो गया कि अब जो पूरी कंपनी का जो शासन था, जहां तक उस पूरे शासन क्षेत्र पर ब्रिटिश आधिपत्य दिखाई देने लगा। पूरे शासन क्षेत्र पर क्या दिखाई देने लगा? ब्रिटिश आधिपत्य दिखाई देने लगा। इसी क्रम में कंपनी को व्यापारिक निकाय के रूप में, जो अभी तक कंपनी सिर्फ व्यापारिक निकाय के रूप में स्थापित थी, उस व्यापारिक निकाय के रूप में कंपनी को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कंपनी व्यापार की ओर न ध्यान दे विशेष, अब कंपनी राजनीति की ओर ध्यान दे, प्रशासन की ओर ध्यान दे। क्या दे? प्रशासन की ओर ध्यान दे कंपनी, क्योंकि अब ये लोग प्रशासक बन चुके हैं ना। अब ये लोग धीरे धीरे पूरे भारत को कब्जिया लिए हैं। अब ये लोग व्यापार व्यापार तो बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं ना ब्रिटेन से। उन लोगों ने अपना प्रदर्शन दिखा दिया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा लूटने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या लूटा जो हम लूट के दिखाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं व्यापार करने के लिए, क्योंकि 1813 में व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 1833 के इस 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो चाय और चीन के साथ व्यापार था उस एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। तो अब ब्रिटेन की सारी कंपनियां और ब्रिटेन के जो लोग आए हैं व्यापार करने के लिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी अधिक लूट रहे हैं और जाके दिखा रहे हैं ब्रिटिश सरकार को कि भाई आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन दिखवाइए ना भारत में।
लूटने में हम लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी आगे हैं। क्यों परेशान हैं आप लूटने के लिए? लूट रहे हैं हम लोग ना, लूटने में अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस था। ठीक, तो ये व्यापारिक निकाय के रूप में समाप्त हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी और यहां प्रशासन को देखने लगी। इसी समय साथियों एक घटना और हुई, एक मतलब प्रावधान इसमें और किया गया, सिविल सेवा की शुरुआत करने का प्रयास किया गया। सिविल सेवा का शुरुआत करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण सिविल सेवा को शुरुआत नहीं किया जा सका। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने क्यों विरोध कर दिया? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 सदस्यों का एक समूह था, जो निदेशक मंडल था, जो पूरा कार्यभार को देखता था, चलाता था, अब उसी इसमें सिविल सेवा के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि सिविल सेवा के माध्यम से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में नियुक्ति होगी। जो इसको निकालेगा प्रतियोगिता को हो जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, मतलब निदेशक बोर्ड में। अब अभी तक तो जो शेयर धारक थे कंपनी के वही लोग थे, लेकिन धीरे धीरे जब एग्जाम से हो जाएगा तो ये जो दलाल लोग हैं, जो लोग इसमें ओलियाए हुए हैं, उनका दाल नहीं गलेगा, वो हट जाएंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध कर दिया कि नहीं भाई, ये नहीं चाहिए, सिविल सेवा प्रतियोगिता ये नहीं चाहिए, तो ये कानून लागू नहीं किया जा सका। ठीक, ये कुछ प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम के थे। इसी में व्यापार के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, उसको भी समझिएगा। चाहे वो चीन के साथ जो व्यापार होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो कि नहीं समाप्त किया गया था 1813 में, उसको भी यहां समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब लास्ट जो है वह है साथियों 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक, 1853 का चार्टर अधिनियम, ये चौथा है। 1853 का चार्टर अधिनियम, ये संवैधानिक दृष्टि से यह अधिनियम बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। क्यों बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है भाई? क्योंकि साथियों गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको अब 2 खंडों में विभाजित कर दिया जाएगा। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको 2 खंडों में विभाजित कर दिया जाएगा। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी उसको 2 खंडों में विभाजित कर दिया जाएगा, और दोनों खंडों का नाम क्या होगा? तो एक होगा विधायी, दूसरा होगा प्रशासनिक। मतलब अब कानून बनाने वाला काम कोई और करेगा और प्रशासन चलाने वाला काम कोई और करेगा। और जब गवर्नर जनरल इन काउंसिल का विभाजन कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद को जब विभाजित कर दिया गया, तो इसमें 6 और नए सदस्यों को जोड़ा गया। कितने सदस्य? 6 सदस्य। 6 सदस्यों को इसमें और जोड़ा गया। 6 सदस्यों को जोड़ा गया। इनको पार्षद कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? पार्षद कहा गया। साधारण से शब्दों में अब गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन कर दिया गया। इसको ही गवर्नर जनरल का विधान परिषद कहा गया। यही भारत की केंद्रीय विधान परिषद कही गई। इसमें साथियों ये जो 6 नए सदस्य थे, इन 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव भारतीय प्रांतों से, स्थानीय प्रांतों से होना था, जिनमें बंगाल और मद्रास, बंबई और आगरा की जो प्रांतीय स्थानीय सरकारें थी
उन स्थानीय सरकारों के माध्यम से नियुक्त किया जाना था 4 सदस्यों को, 6 में से 4 सदस्यों को इस परिषद में। अब कहीं ना कहीं यह एक छोटी सी संसद के रूप में कार्य करने लगी, क्योंकि दो सदन टाइप की चीजें हो गई ना, 2 भागों में विभाजित हो गया, तो छोटी सी संसद टाइप की चीज हो गई है। और इस परिषद में बिल्कुल वही काम होता था जो ब्रिटेन की संसद में होता था। इसका बिल्कुल एक सिस्टम होता था, कर्मचारी होते थे, बाकायदा एकदम संसद की तरह इसका सिस्टम होता था। किसमें? 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसी समय अब फाइनली सिविल सेवा की शुरुआत कर दी गई। सिविल सेवा की अब शुरुआत कर दी गई और सिविल सेवा की शुरुआत के लिए मैकाले समिति की घोषणा कर दी गई। एक मैकाले समिति बनाई गई कि भाई आप सिविल सेवा का प्रारंभ कैसे किया जाए, कैसे एग्जाम हो, कैसे किस अधिकारी को कहाँ रखा जाए, कैसे पूरा सिस्टम बनाया जाए, मैकाले साहब आप बताइए। मैकाले को नियुक्त कर दिया गया। ठीक, लेकिन इस समय जो 20-20 वर्ष बढ़ाया जा रहा था, समय को 20-20 वर्ष जो बढ़ाया जा रहा था अभी तक चार्टर अधिनियमों के द्वारा, उस 20 वर्ष को बढ़ाया नहीं गया। मतलब साफ था कि अब कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अब पेवर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां लुटाई मचाएगी। अब कंपनी बहुत लूट चुकी, कंपनी थक गई है और जितने भी भाई लूटने खाने वाले लोग, तमाम का अधिकार जब समाप्त हुआ तो बहुत सारे लोग आ चुके थे, वो भी लूट रहे थे अच्छा खासा, और कंपनी लूट खा के एकदम अघा गई थी। तो अब यह मान लिया गया कि कंपनी का पेट भर चुका है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट लूटेगी खाएगी। ठीक, तो कंपनी का जो एक कहिए कि शासन था भारत पर, धीरे धीरे अब कंपनी के शासन को आगे विस्तारित नहीं किया गया किसी प्रकार का। मतलब स्पष्ट था कि धीरे धीरे अब कंपनी को समाप्त किया जाएगा। ठीक, इसी समय साथियों जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जिसमें 24 सदस्य थे, उन सदस्यों की संख्या 18 कर दी गई। उन 18 में भी 6 सदस्यों को ब्रिटिश संसद नियुक्त करती थी, मनोनीत करती थी। और जब 6 मनोनीत कर देती थी तो 18 का समूह है, 6 मनोनीत कर दे रही है, तो 6 तो अच्छी खासी संख्या है। मतलब अगर 2-4 नहीं आए, इधर उधर गए, तो जो ब्रिटिश संसद चाहेगी वही करवा लेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहेगी वही करवा लेगी। ठीक, ये कहानी रही चार्टर एक्टों की। यदि स्क्रीनशॉट मारिए तो मान लीजिए 1 सेकेंड स्क्रीनशॉट मारने का समय लगता है। मुझे हटने के बारे में मत सोचा करिए। मैं जब भी थोड़ा बहुत इधर हूँ तुरंत वीडियो रोक के, मान लीजिए कोई लाइव चल नहीं रहा, रोक के मान लीजिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा साथियों। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो हनुमान जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई बहनों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस रूप में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो दिखाइए क्लास को, जो नहीं पढ़ रहा है, जिनका मन ही नहीं लग रहा है पढ़ने का, उनको जरूर दिखाइए। यकीन मानिए आपके भाई बहन यदि नहीं पढ़ रहे हैं, आपके जो खास लोग हैं नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे दिखाइए तो सही। यदि पढ़ने न लगे तो बताइएगा। ठीक, तो यहीं पे मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। जय सिया राम, बाय बाय।